तो सोचिए, नवरात्रि का माहौल है, चारों तरफ गरबा, जश्न, रौनक। और इन्हीं 9 रातों के बीच एक रात ऐसी आती है जो सब कुछ बदल देती है। ये कहानी बिल्कुल एक ऐसे ही अनुभव की है जहां त्योहार का शोर डर की खामोशी में बदल गया। तो सवाल यह है कि क्या होता है जब जश्न की एक रात एक जिंदगी और मौत की लड़ाई बन जाती है। चलिए, इसी सवाल के साथ उस रात की सच्चाई में उतरते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। तो कहानी का पहला हिस्सा है वो एक रात का आतंक जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कहानी हमें ले चलती है भारत के सूरत शहर में। टाइम है नवरात्रि का, मतलब 9 रातों तक चलने वाला नाच गाना धूम धड़ाका। और इस कहानी की मेन कैरेक्टर है 14 साल की रूही, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी में बस हंसी और ठहाके थे। वो गरबा की धुन पर नाच रही थी। उस पल सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। गरबा की थकान के बाद रूही देर रात घर लौटी और सो गई। लेकिन सुबह के करीब 4 बजे प्यास लगने से उसकी आंख खुल गई। और फिर उसने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। सोचिए, पूरे 10 मिनट तक उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया हो, आवाज गले में ही फंसकर रह गई। रूही ने बाद में जो बताया, उसके हिसाब से वो एक पूरा लाल हाथ था। कोई शरीर नहीं, कुछ नहीं, बस वो हाथ। और उसके नाखून वो भयानक रूप से लंबे थे। आखिरकार जब उसकी चीख निकली तो पूरा परिवार दौड़कर उसके कमरे में आया। पर कमरे में तो कोई नहीं था, सिवाय डर से कांपती हुई रूही के। लेकिन उसके पैर पर वो 3 लाल उंगलियों जैसे निशान, ये इस बात का सबसे डरावना सबूत थे कि जो भी हुआ वो कोई बुरा सपना नहीं था। उस एक रात के बाद सच में सब कुछ बदल गया। ऐसा लगने लगा जैसे अब घर में एक रूही नहीं बल्कि 2 हैं। एक तो वो रूही थी जो हमेशा हंसती खेलती नाचती गाती रहती थी, और एक अब वाली रूही थी जो बस एक कोने में चुपचाप डरी सहमे बैठी रहती थी। और उसकी आंखें हर वक्त हवा में किसी ऐसी चीज को देखती रहती थी जो और किसी को दिखाई नहीं देती थी। वो बार बार घर के खाली कोने की तरफ इशारा करती और कांपती हुई आवाज में फुसफुसाती, वो वहीं खड़ी है, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। जरा सोचकर देखिए, घर वालों के लिए यह सुनना कितना खौफनाक रहा होगा। और मामला तब और ज्यादा बिगड़ गया जब ठीक इसी नाजुक मौके पर परिवार में एक इमरजेंसी आ गई। रूही के माता पिता को मजबूरी में शहर से बाहर जाना पड़ा और उन्होंने रूही की देखभाल की जिम्मेदारी 2 टीनेज लड़कों पर छोड़ दी। एक तो इस कहानी के नरेटर और दूसरा उसका कजिन अक्षय। और बस यहीं से उस अनदेखी ताकत ने अपना असली खेल दिखाना शुरू कर दिया। देर रात दोनों लड़कों की अचानक आंख खुली। उन्होंने देखा कि रूही अपने बिस्तर पर नहीं है। वो घबराकर उसे ढूंढने लगे और वो उन्हें मिली किचन के बिल्कुल घने अंधेरे में। एक कोने में दुबकी हुई थी और उसके सामने बस एक मोमबत्ती जल रही थी। और वो किसी से बात कर रही थी, किसी ऐसे से जो वहां था ही नहीं। सबसे डरावनी बात थी उसकी आवाज। वो रूही की आवाज नहीं थी। एक बहुत ही अजीब फ्लैट टोन में उसने कहा, पहले मैं इसे जलाऊंगी, फिर तुम्हारी बारी होगी। ये सुनते ही दोनों लड़कों के तो होश ही उड़ गए। और फिर अचानक वो आवाज बदल गई, और ज्यादा गहरी हो गई और ज्यादा खतरनाक। उसमें एक ऐसी नफरत थी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। उस आवाज ने कहा, अभी तो सिर्फ एक मोमबत्ती जलाई है, मैं पूरा घर जला दूंगी। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक सीधी सीधी धमकी थी। ये धमकी सुनकर वो दोनों बुरी तरह डर गए। अब सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं था। उन्होंने फौरन रूही के सो रहे छोटे भाई को उठाया और अपार्टमेंट से बाहर भागे। और बाहर से उन्होंने मेन दरवाजा लॉक कर दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने उस खतरे को अंदर ही कैद कर दिया है। लेकिन वो गलत थे। कहानी का सबसे अजीब और डरावना हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था। अगली सुबह जब रूही के माता पिता वापस आए, उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि अपार्टमेंट खाली है, कोई नहीं था अंदर। रूही 4थी मंजिल पर एक बाहर से बंद घर से गायब हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता था? पूरा दिन पूरा परिवार पागलों की तरह से ढूंढता रहा, लेकिन देर रात को उसके छोटे भाई ने उसे ढूंढ निकाला। और कहाँ? घर के अंदर ही, एक ऐसी जगह जहां किसी का ध्यान भी नहीं गया था। स्टोर रूम में एक बहुत ऊंची शेल्फ थी। वो उसके पर्दे के पीछे एकदम खामोश बैठी हुई थी।
एक बात याद रखिएगा, यह अपार्टमेंट चौथी मंजिल पर था, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। जैसे ही सबने उसे देखा, वो उस ऊंची शेल्फ से नीचे कूद गई। उसने अपने पिता को इतनी जोर से धक्का मारा कि वो जमीन पर जा गिरे, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या उसे पकड़ पाता, वो बालकनी की तरफ भागी और ड्रेन पाइप के सहारे किसी जानवर जैसी फुर्ती से चौथी मंजिल से नीचे उतरकर भाग गई। अब परिवार के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, स्पिरिचुअल हेल्प। कहानी के आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक पंडित के जरिए उस आत्मा से आखिरी बार सामना होता है। तो घबराए हुए पिता ने फौरन एक जानकार पंडित जी को फोन किया, और कमाल की बात यह थी कि पंडित जी ने बिना देखे ही बता दिया कि रूही पास के 4 रास्ते यानी चौराहे पर मिलेगी। अब देखिए, इंडियन फोकलोर में चौराहा सिर्फ सड़कें मिलने की जगह नहीं होती, इसे आत्माओं और रिचुअल्स का एक बहुत ही पावरफुल सेंटर माना जाता है। एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि 2 दुनियाएं मिलती हैं। और पंडित जी की बात 100% सही निकली। रूही वहीं चौराहे पर मिली। जब पंडित जी ने उससे बात की तो उसके अंदर जो आत्मा थी, उसने अपनी कहानी बताई। पता चला कि वो रूही की जवानी, उसकी खूबसूरती और उसकी आज़ादी से जलती थी। उसने रूही को छोड़ने के बदले कुछ चीज़ें मांगी, एक नई साड़ी, चूड़ियाँ, मेकअप का सामान और मिठाई। पंडित जी ने उसकी सारी मांगें मानने का दिखावा किया, पर असल में उनके दिमाग में एक प्लान चल रहा था। तो प्लान के मुताबिक जैसे ही रूही के रूप में उस आत्मा को यह सारा सामान दिया गया, वो उसे लेकर भागने लगी। लेकिन अगले ही चौराहे पर पंडित जी के लोग पहले से तैयार थे। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसी वक्त रूही बेहोश होकर गिर पड़ी। आज रूही बिल्कुल ठीक है, एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है, लेकिन उसे उन 2 भयानक दिनों का कुछ भी याद नहीं है, एक पल भी नहीं। और यही बात एक सवाल छोड़ जाती है कि उस खौफनाक याद का मिट जाना एक आशीर्वाद है या फिर एक चेतावनी कि शायद खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है।